ओके। सो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिकॉर्ड द प्रॉपर हिस्ट्री टू द चाइल्ड एंड एनवायरमेंट, मतलब बच्चों और उसका पर्यावरण के लिए उचित इतिहास कैसे रेकर्ड करे, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, पिला मानकर तांकर पिला मानकर ओ तांकर एनवायरमेंट रो हमें केमिति हिस्ट्री नबा हैला। तो प्रथम कथा ये, चलो हम इसको देखेंगे। तो an important part of health is knowing the proper history of the child and her environment। वही लिखा है कि बच्चों का हिस्ट्री को प्रॉपरली जानने के लिए, मतलब हिस्ट्री के लिए जानने के लिए, मतलब एक बच्चों का प्रॉपर केयर लेना है तो, ठीक है, एक बच्चों का प्रॉपर केयर लेना है तो फिर क्या होना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर हेल्थ केयर लेना है तो फिर उसका प्रॉपर हिस्ट्री हमें मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको लिखना है, बुझीपार। प्रथम हूँ गोटे पिलार जदि आमे तार हेल्थ केयर नबार अच्छे ताले हेल्थ हिस्ट्री जानिबा दरकार। तो एटा होची मेन जिंस। तो मैं आशा करता हूँ ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद हम इधर लिख सकते हैं कि फॉर दिस प्रपोज इट वुड हेल्पफुल इफ यू हैड ए कार्ड each child in which you record the various aspects of the child health and describe this section. Alternatively, you could also use the register giving the few pages for a child। समझ रहा है कि बोला है कि ऐसे होने से हमें क्या कैसे क्या पता चलेगा, एक बच्चे के बारे में ओवरऑल पता चलेगा। लेट्स से आप अभी कोविड वैक्सीन चल रहा है ना, तो अभी हमारे पास लिस्ट पता है कि किसको फर्स्ट डोज हुआ है, किसी को सेकेंड डोज हुआ है। तो ये हमारे पास लिस्ट नहीं होता, मतलब हम आधार कार्ड लिंक नहीं करते तो पता ही नहीं चलता हमें फर्स्ट डोज। ये किसी का आधार कार्ड लेके हम चेक कर सकते, नहीं तो किसी का मोबाइल नंबर लेके हम चेक कर सकते हैं इसका फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए एक हेल्थ कार्ड जैसा सिस्टम, मतलब प्रॉपर हिस्ट्री रखना बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों का हम केयर लेना चाहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको तुमर इंपोर्टेंट है गला, ठीक अच्छे। तो बुझी पाल समस्त ये पॉइंट, माने गोटे प्रॉपर हिस्ट्री रखा बहुत नेसेसरी जब पिलार आम केयर ना चाहूँ। तो ये पॉइंट आप डाल दे, तो यही मैं बोला इतना ही डालिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए पूरा लिख लीजिए। मतलब क्या देर आर, ऐसे लिखना है देर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हिस्ट्री। क्या लिखना है, देर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्डहुड, मतलब बच्चों का हिस्ट्री लेने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि प्रीनेटल हिस्ट्री, प्रीनेटल हिस्ट्री, उसके बाद फिर हम देखेंगे बर्थ हिस्ट्री, ऐसे करके बहुत कुछ है। आपको एक एक करके चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रीनेटल हिस्ट्री क्या है, मतलब पैदा होने से पहले, मतलब बच्चा बर्थ होने से पहले, प्रीनेटल है ना। प्री नेटल मतलब बर्थ होने से पहले, मतलब वो जो 9 महीना हुआ ना, लिखा है यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये जो 0 to 9 मंथ है, जो मदर ओम का अंदर जो बच्चा जब था, ठीक है, उस पीरियड के अंदर मदर का कंडीशन कैसा था, प्रेगनेंसी का कंडीशन कैसा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलेंगे प्री नेटल हिस्ट्री। समझ में आया, गुड, ऐसे एग्जाम में लिखना है। उसके बाद उसके लिए हम मदर को क्या पूछेंगे, हम एज ए एजुकेटर हम गए मदर के पास, ठीक, क्या पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे डिड सी हैव फुल टर्म प्रेगनेंसी, मतलब पूरा 9 महीना फुल टर्म प्रेगनेंसी उनका हुआ था। Did she have any illness during pregnancy, especially rubella or any other viral infection? मतलब ऐसे पूछेंगे कि आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, जैसे कि कुछ प्रेगनेंसी के अंदर कुछ इन्फेक्शन, जैसे कि रूबेला, नहीं तो कुछ वायरल इन्फेक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछे। उसके बाद डिड सी हैव फॉल और ब्लीडिंग एट द एनी टाइम ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब बोल रहा है कि कुछ मतलब ब्लीडिंग हुआ था क्या, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, ये पूछ सकते हैं हम, ठीक है। डिड सी हैव एनी ड्रग और मेडिसिन और वाज एक्सपोज टू एक्सरे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ। क्या लिखा है कि आपको मालूम है जिनको जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बोलते हैं कि एक्सरे को अवॉइड करो। पहला तो बेसिकली पहला 3 मंथ मतलब बिल्कुल भी नहीं करना एक्सरे नहीं, तो ये सब क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं उनको। डिड सी टेक एंटी टीटानस इंजेक्शन, कुछ टीटानस इंजेक्शन लिए क्या, ऐसे पूछ सकते हैं। और आगे कुछ दूसरा मेडिसिन खा रहे क्या, खा रहे थे क्या, ऐसे हम, एक हो गया आपका कौन सा हिस्ट्री, प्री नाटल हिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया आपका प्री नाटल हिस्ट्री के लिए हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। समझ में आया, तो ये पहला कंडीशन हो गया आपका प्री नाटल हिस्ट्री क्लियर हो गया। व्हाट इज प्री नाटल हिस्ट्री क्लियर हो गया, और क्या कहा, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू द मदर, ये वाला भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया,
चलो अभी आगे जाएंगे। उसके बाद आ गया बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री कैसे बर्थ, द प्रोसेस दैट हैज ट्रेमेंडस बियरिंग द हेल्थ, मतलब बर्थ हिस्ट्री बहुत ही बनाने, क्योंकि इसके ऊपर ही बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो क्या क्या पूछ सकते हैं, चलो उनको पूछ सकते हैं कि डिड सी गो एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट क्या है ना, जो रूटीन चेकअप होता है ना मदर का, हर 2 महीने में 3 महीने में जो एक चेकअप रहता है, तो रूटीन चेकअप वो रेगुलर करते थे क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिला माने बुझी पारछो समझते, प्रथम गला तमर प्री नेटल माने प्रसव पूर्वर अवस्था ताकू बुझीगल, माने गोटे हिस्ट्री केमती नबा से गला। देन एबे होची तमर बर्थ, बर्थ जन्म होबा समय रे कोन हेची कोन नै सेटा देखिबार अछि, एटा भी तुमको लिखियार अछि। एटा हो तमर कोन होची ना, एटा तमर होची ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ समर कंडीशन। चलो देखेंगे। तो एंटीनेटल विजिट रेगुलर करते थे क्या, ये क्वेश्चन हो गया। हु कंडक्टेड द डिलीवरी, डॉक्टर नर्स धाई, मतलब आपका डिलीवरी कौन किए थे, डॉक्टर किए थे, नर्स किए थे, धाई किए थे, ये भी पूछना है। व्हाट इज द बर्थ प्रोसेस, नॉर्मल हुआ था और सी सेक्शन हुआ था, ये भी पूछना है आपको। फुल टर्म हुआ था क्या, इधर भी पूछना है। हाँ सर ये सब क्वेश्चन मुझे याद रखना है। अरे जनरल चीज है, आप याद रख लो ना, क्या मतलब इसको कुछ ऐसे मतलब बैठ के पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ लेगा तो याद हो जाएगा ना, सिर्फ आपको पॉइंट रखना है याद। कि पहला पॉइंट आपका हो गया प्री नटल हिस्ट्री, सेकेंड पॉइंट हो गया आपका बर्थ, ये वाला याद रखिए। और बाकी अंदर क्या लिखना है, मैं आशा करता हूं ये रेगुलर जिंदगी का बात है, आप इजीली याद रख लोगे, हाँ कि नहीं। ओके, तो जिन लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तो सभी को बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सारी चीजें हम लोग क्या कवर करेंगे, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके साथ और आपका 150 शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे DC1 का 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया हूं, ऑलरेडी वीडियो आपको है, और 150 शॉर्ट क्वेश्चन में कवर किया हूं, आपको वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है। और ये वाला वीडियो भी आप देख रहे हो, तो फिर आप ये वाला भी वीडियो आपको मिल चुका है। तो फिर DC3 का वीडियो भी आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज हो गया बुधवार, नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको मिल जाएगा, मतलब आज हो गया, मतलब 5 से 6 तारीख तक, मतलब 5 से 6 तारीख जनवरी तक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे जाएंगे, थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे क्वेश्चन के बाद, ठीक है। उसके बाद डिड द बेबी हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम पे बेबी को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, एक अच्छा पूछ सकते हो आप। वाज द न्यूबॉर्न डिस्ट्रेस, न्यूबॉर्न जो बेबी है वो बहुत टेंशन में, मतलब कुछ abnormality दिखा रहा था क्या, ये एक प्रॉब्लम है, ये पूछ सकते हो। एनी रिसेक्शन मेजर्ड यूज कैन एनी, कुछ मतलब कुछ ऐसे करना पड़ा जैसे कि बेबी को सही करना है। उसके पर जैसे डिड द चाइल्ड क्राई एज सून एज बर्न, जैसे बच्चा पैदा हुआ और रोया था कि नहीं, कि नहीं रोया तो भी प्रॉब्लम है, तो ये पूछना है, ठीक है। रोया था कि नहीं, तो ये एक है पूछना है। उसके बाद आपका आ गया हाँ, तो व्हाट वाज द वेट ऑफ द बेबी, बच्चा जैसे पैदा है उसका वेट कितना था, आपको मालूम है कि 2.5 है, 2.5 kg नॉर्मल वेट, ये ऐसे वेट कितना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिड द डॉक्टर और धाई टेल हर दैट द इन्फेंट वाज नॉर्मल, मतलब जो डॉक्टर था कोई धाई था, वो आपको बोला क्या जो इन्फेंट है नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल सब कुछ सही है, ऐसे पूछा, ये बोला क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज हम पूछ सकते हैं एक मदर को, उसके बर्थ प्रोसेस मतलब बर्थ हिस्ट्री जानने के लिए, और भी कुछ है, ठीक है, ये सही चीज है, ठीक है। तो जन्म का प्रोसेस के हिस्ट्री जानने के लिए ये सारी चीजें हम पूछेंगे। उसके बाद आ गया आपका फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेल्थ स्टेटस ऑफ अदर मेंबर ऑफ फैमिली ऑल्सो, आपको मालूम है घर का दूसरा मेंबर का है, जैसे कि हेल्थ जैसा है सभी का लगभग सेम रहता है, तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर यू हैव, मतलब ये बच्चे का कितना भाई बहन है। उसके बाद हाउ मेनी डे सिक्स, मतलब इसको कुछ प्रॉब्लम है तो फिर बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछ सकते हो। हाँ, उनके जो उनका जो भाई बहन है किसी का डेथ हुआ क्या, किसी डिजीज की वजह से, कुछ भी ऐसे हम पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका हो गया फैमिली हिस्ट्री में आएगा, बच्चों लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इजी चीज है, आप पढ़ोगे तो आपको इजीली आप लिख सकते। ये हो गया आपका फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद क्या है बच्चा, पास्ट इलनेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, ये पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द इलनेस, मतलब बच्चे का क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये पूछेंगे। तो फिर उसको ठीक करने के लिए हमें क्या किए थे, ये भी पूछना था। ये सारी चीज हम पास्ट इलनेस ऑफ द चाइल्ड में पूछना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कैसा है,
आपको सही है कि क्या नहीं है, ये प्रेजेंट टेस्ट भी उसको पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया न्यूट्रिशनिस्ट, ये तो बहुत बड़ा है। न्यूट्रिशन बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर, यू नीड टू फाइंड आउट द कंसिडरेबल डिटेल द चाइल्ड न्यूट्रिशन हिस्ट्री। यस, आपको बच्चे का न्यूट्रिशन हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे सारे चीज क्वेश्चन पूछेंगे। इज द चाइल्ड वाज ब्रेस्ट फीड, मतलब बच्चों को लैक्टेशन हुआ था कि नहीं, ब्रेस्ट फीड हुआ था कि नहीं, ये पूछ सकते हैं। वाज द लैक्टेशन स्टॉप, व्हेन द लैक्टेशन स्टॉप, मतलब कब उसका लैक्टेशन बंद हुआ, 6 महीने। आपको मालूम है 6 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 6 महीने तक लैक्टेशन देना है बच्चों को, 6 मंथ। तो फिर 6 मंथ से ज्यादा हुआ या 2-3 मंथ में बंद कर दिया, ये सारी चीज आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ग्रोथ हिस्ट्री, बच्चे का जो हमें हमें मतलब कुछ हमारा एक माइलस्टोन है, कि जैसे कि 6 वीक में बच्चा स्माइल करेगा, मदर को पहचान पाएगा, 12 से 16 वीक में वो थोड़ा रोल ओवर कर पाएगा, 7 से 8 मंथ में वो खड़ा मतलब पूरा सीधा होकर खड़ा हो सकता है, 13 से 15 मंथ में वो चल सकता है, 13 से 15 मंथ में वो एक सिंगल वर्ड बात कर सकता है। तो ये एक माइलस्टोन है, बच्चा ये सब सारी चीज अचीव कर रहा है कि नहीं। लेट से हमें मालूम है 1.5 साल में बच्चा चल सकता है, 15 महीना मतलब 1 महीने 1 साल 3 मंथ, ठीक है, बच्चा चल सकता है। 3 साल हो गया बच्चा नहीं चल पा रहा है, मतलब बच्चे में कुछ दिक्कत है। तो इसलिए ये माइलस्टोन ग्रोथ हिस्ट्री आप हमें चेक करना है, वो बच्चे का सारी चीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो और आगे जाएंगे। तो यस, उसके बाद इम्यूनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोल रहा था ना, टीका, उसको कौन सा टीका लगाए, टीका का एक आपको आंगनबाड़ी में एक चार्ट मिलता है, तो ये सारी चीज उसके साथ हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड एनवायरमेंट हिस्ट्री, मतलब वो जिधर रह रहा है, whom does the child play with, बच्चा किसके साथ खेलता है, ये सारी चीज सोशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको भी अभी देखिए, हम इतना बड़ा हो चुके हैं, आज के डेट में भी हमें सोशल और एनवायरमेंट हमें इफेक्ट डालता है, हाँ कि नहीं। तो ये चीज सोशल एनवायरमेंट हिस्ट्री भी बहुत है। इज द चाइल्ड अलाउड टू प्ले, वो किसके साथ खेलता है, घर में बाकी सबके साथ खेलता है ना, उसको ना मतलब पूरा स्ट्रिक्ट रखा जाता है। ये सारे सनलाइट के पास, मतलब आपको मालूम है विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, वो बाहर ही नहीं भेजोगे बच्चों को, तो फिर उसको विटामिन डी के डिफिशियंसी में जो सब डिजीज होता है वो हो सकता है, हाँ कि नहीं। तो ये सारे चीज हम पूछ सकते हैं। और जिधर वो खेल रहा है वो सेफ एनवायरमेंट है कि नहीं। तो ये हो गया सोशल और एनवायरमेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया। तो आपको याद रखना है हिस्ट्री में हम क्या क्या, मैं अभी जितना पढ़ लिया क्या क्या, एक हो गया प्रीनेटल हिस्ट्री, एक बर्थ हिस्ट्री, एक फैमिली हिस्ट्री, एक न्यूट्रिशन हिस्ट्री, ठीक है, एक सोशल एनवायरमेंट हिस्ट्री, ठीक है, और उसका पास्ट इलनेस, प्रेजेंट स्टेटस, ये सारे चीज आपका याद रख लेना है। और बाकी आराम से आप कुछ कुछ लिखते जाइए। सब पिला बुझी पाल, तो ये पॉइंट मन रखी दियो, पॉइंट मन रखी देइछो जदी सरीगला, आ किछ टेंशन नहीं, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी 16 नंबर देखेंगे, ये 14 कंप्लीट हुआ, अभी 15 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो पीएम और जेरोथैलेमिया क्या है, मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है जी। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन और जेरोथैलेमिया क्या है, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन कवर होगा आपका, 10-10-20 मार्क का कवर होगा। चलो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा, उसी हिसाब से, इतना आप नहीं लिख पाओगे ना, लेकिन समझ जाओगे तो लिख पाओगे, वही समझाने जा रहा हूँ, आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। बुझिपारुଛ पिला, समस्ते एते जेतिकी लिखिछि मु सेतिकी लिखि परिबनि, बट बुझिजिबो जदि लिखि परिबो। तो एग्जाम रे कौन बुझिकी लिखिबार अछि सेटा मु एबे कहया जाउछि। एमति जदि क्वेश्चन पछे व्हाट इज पीएम जदि क्वेश्चन आसिला, बा एक्सप्लेन द पीएम, 10 मार्क क्वेश्चन पड़ी गला, ताले कौन केमति लिखिबो, समझ रहे हो सब लोग। तो लेट से ऐसे आ गया, जेरोथैलेमिया क्या है, उसका सारे नेचर बताइए, और उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, मतलब उसका सोल्यूशन रिजोल्यूशन, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बताइए, इसका कॉजेस क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, इतना जितना लिखा हो आप नहीं लिख पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं जितना अभी बताऊंगा वो लिखना है, आप समझ जाइए, आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। ऐसे बेरी बेरी वगैरह जो भी डिजीज है, मैं सारे चीज के लिए आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। रेडी हो आप लोग, चलो देखेंगे। तो शॉर्टकट क्या है, अभी मेन चीज है, एक क्वेश्चन आ गया पीएम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद लिखिए, फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चे का सही ढंग से उसको मतलब खाने के लिए नहीं मिला है,
जैसे कि क्या लिखा है, प्रोटीन एनर्जी malnutrition इज वाइल्डली among the children 0 to 6 year but also observe the starvation in adolescent and adult most lactating women especially during the famine and other emergencies। समझ रहे हो? नहीं, इधर लिखा है कि प्रोटीन एनर्जी malnutrition लगभग 0 to 6 ईयर बच्चों के पास होता है, लेकिन ऐसे भी आज के डेट में हम देखते हैं कि ऐसे एडोलेसेंट में भी ऐसे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि स्पेशली जो मदर, जैसे कि मदर को ये प्रॉब्लम प्रोटीन एनर्जी malnutrition हो सकता है कुछ इमरजेंसी के लिए, नहीं तो फिर वही लैक्टेशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये नेचर, इसका नेचर और कजेस ऑफ पीएम हम लिख लिए, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो चलो देखेंगे, और पीएम हैज सीरियस कंसिक्वेंसेस हेल्थ इंडिविजुअल पर्टिकुलर द चिल्ड्रन कैन इवन टू डेथ, मतलब ये भी बहुत, इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चे का डेथ भी हो सकता है। तो इसका नेचर के बारे में हम इतना लिख दिए कि ये बेसिकली 0 to, देखो कि अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या याद रखना है। पीएम का क्वेश्चन आ गया, आपका लिखना है कि बेसिकली 0 to 6 ईयर बच्चों के अंदर दिखा जाता है। अभी आज के डेट में भी कुछ एडोलेशन के और नहीं तो लैक्टेशन वुमेन के पास भी देखा जाता है, और इसकी वजह से ऐसे मतलब इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर इसके लिए बच्चे का डेथ भी हो सकता है। इतना ही लिखना है नेचर एंड कजेस में। क्लियर हो गया? और थोड़ा आगे जाएंगे। देखो इतना बड़ा लिखा था, मैं थोड़ा आपको इजीली बता दिया, इतना आपको याद रह गया तो आप आराम से लिख सकते हो। चलो और आगे, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पीएम, प्रोटीन एनर्जी malnutrition का क्लिनिकल फीचर क्या है, मतलब उसका फीचर क्या है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होता है, चलो देखेंगे। तो बेसिकली बोलेंगे कि ये बेसिकली 2 फॉर्म है, इसका 2 टाइप है, एक मारास्मस है, एक क्वासी, मतलब ये 2 टाइप का दिखा जाता है। आपका जो पीएम 2 टाइप का दिखा जाता है, एक है मारास्मस, एक क्वासिकर। हो गया, या एक मतलब आपको आइडिया आ गया कि पहले तो लिखना है जो मैं पहले बताया कजे से, उसके बाद आपको ये लिखना है कि इसका क्लिनिकल पिक्चर में 2 टाइप का दिखा जाता है, एक है मारास्मस, एक क्वासिकर। हो गया, बुझिपारे समझते? दुईटा देखा जाए, एक मारास्मस और गोटा होची क्वासिकर। चलो, तो ये लिखा है कि देयर आर आल्सो चिल्ड्रन हु शो द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ मारास्मस एंड क्वासिकर, चिल्ड्रन आर सेड टू सफर द मारास्मसिक क्वासिकर। इसके बाद और एक भी पॉइंट हम डाल सकते हैं कि हमें देखा जाता है कि कोई कोई चिल्ड्रन को बोथ दोनों चीज दिखा जाता है, दोनों चीज मतलब दोनों इफेक्ट आता है, तो उनको बोलेंगे मारास्मसिक क्वासिकर। मतलब जिसका 2 चीज हुआ है तो उसको बोलेंगे मारास्मसिक क्वासिकर। क्लियर हो गया? तो इतना, इसमें और कुछ मत लिखिए, ये हो गया, ठीक है, इतना ही लिखिए। क्लियर हो गया? ये क्लिनिकल पिक्चर का आपका क्लियर हो गया? क्या लिखना है, इतना ही लिखिए। तो ये वाला 2 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। चलो, उसके बाद आपका आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई सफरिंग फ्रॉम मारास्मस। एक बच्चे को अरे पापा हुआ हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, सफरिंग फॉर मारास्मस, बच्चों का कैसे मतलब बच्चा कैसे मारास्मस में पीड़ित हुआ है और कैसे हम पता चलेगा। मारास्मस कंडीशन कैटेगराइज वेरी लो वेट फॉर एज, लॉस ऑफ सबकंटिन्यूअस फैट अंडर द स्किन, वही बोल रहा है, ग्रॉस मसल वेस्टिंग, इधर तक आ गया, ठीक है। आराम से कि मारास्मस कंडीशन में बेसिकली बच्चे का वेट एज के हिसाब से वेट कम होता है, और वो जो स्किन के नीचे जो फैट होता है ना वो बहुत कम दिखता है, मतलब बहुत उसका मसल जैसे कि आपका हाथ का मसल थोड़ा फुला फुला दिखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, पूरा पतला सा दिखता है। तो यही वाला कंडीशन तो बुझिपाल एतिकी लिखिए रही जे मारास्मस कंडीशन ने बेसिकली बहुत कम वेट एज हिसाब से हिते आउ टोटल चर्बी देहर तो न थाए आउ टोटल माने मसल नहीं पिलार आउ ए कंडीशन हे गला, इजीली मन रखी देला। देन हम इसका कजेस क्या है, तो मतलब मारास्मस इज यूजुअली, इसके बाद ये पॉइंट हो गया आपका, समझ में आ गया आपको कि किस लिए मतलब आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, ये वाला बोल दिए। उसके बाद इसका कज, मारास्मस इज यूजुअली ड्यू टू वेरी सीवियर कजेस, कौन से कजेस की वजह से, उसका कजेस क्या है, मतलब उसका कारण क्या है मारास्मस के लिए। चलो देखेंगे, पहला कंडीशन हो गया पॉवर्टी, मतलब बच्चा मतलब गरीबी रेखा में है, इसलिए वो खाने के पीने के लिए उसको सही से नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एक पहला पॉइंट है पॉवर्टी, ठीक है। ये पहला पॉइंट होगा क्या, पॉवर्टी।
तो फिर मारास्मस देखो, अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन हम 10-15 मार्क का लिख रहे हैं, मारास्मस क्या है लिख लिए, उसका क्लिनिकल पिक्चर क्या है वो भी लिख लिए, उसके बाद कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे को मारास्मस हुआ था वो भी लिख लिया। अभी आ गया क्यों होता है, क्यों, कजेस क्या है, ये आ गया। तो कितना स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। तो एग्जाम में भी ऐसे आपको लिखना है, मारास्मस क्या है लिखना है, उसके बाद वो 2 टाइप का दिखा जाता है क्लिनिकल पिक्चर, वो लिखना है, उसको यही चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है। पॉवर्टी PM occur in the four Indian community. It is commonly seen in family of landless agriculture laborer and backward communities and nomadic ट्राइब्स। समझ में आ गया? ये पूरा अच्छा पॉइंट है, यही एक ही लिख दीजिए, काम खत्म। बाकी लिखो तो मत लिखो, ये एक वाला लिखा है तो हो गया आपका। कि हम बोलेंगे कि पोर इंडियन कम्युनिटी में ये बेसिकली दिखा जाता है। बेसिकली जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो इन एग्रीकल्चर के लिए जगह नहीं है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए अच्छा प्रोटीनियस कुछ भी नहीं खा पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। और कोई बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं तो कोई ट्राइबल सेक्टर में ये वाला प्रॉब्लम दिखा जाता है। कौन सा? ये आपका PM, फुट एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। दिस कम्युनिटी इज पुअर, इलिटरेट विदाउट रेगुलर अर्निंग, देयरफॉर दे आर अनेबल टू प्रोवाइड द इनफ फूड फॉर देयर चाइल्ड। वही लिखना है। ये वाला पॉइंट तो आपको इजीली इसके साथ जॉइंट ही हो जाएगा ना, कि अरे तांग बाहर टोटल पाठ पढ़ा किसी जानना खाଇବା କଥା तो रेगुलर किसी तांग पैसा ही इनकम होनी, तो सेतमें निजे जति के रेगुलर बेसिस ते खाया କଥା सेति खाई पारनंती। चिल्ड्रेन, हाँ वही वही लिखा है, ठीक है। इसलिए जो उसी एरिया में रहते हैं उस चिल्ड्रेन को बहुत रिस्क है हेल्थ के लिए, ये जो PM के लिए बहुत रिस्क है। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन समझ में आया सभी को? इजी क्वेश्चन था तो समझ में आएगा। पहला हो गया मालन्यूट्रिशन, क्या हो गया? पहला हो गया आपका प्रोबर्टी। उसके बाद आ गया मेन चीज मैटरनल मालन्यूट्रिशन, ये भी उसके अंडर गया। मतलब माँ ठीक से खाई नहीं, माने ये पिला को ठीक से खाया मिले नहीं, प्रथम गला प्रोबर्टी। ऑब्वियसली बापा माता को ठीक से खाया दे पारनंदी, कहीं ना गरीब लोक को खाई पारनंदी। सेकेंड आसीगला होची मैटरनल मालन्यूट्रिशन, माने माँ ठीक से खाइनी, माने माँ ठीक से खाइनी, जो 9 मास पिला पेट भीतर रहिची से सिचुएशन में पिलार भलो डेवलपमेंट हेनी, तापरे बथ हला परे भी ठीक से हेनी, से कतै लिखा है। तो देखो मालन्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द मदर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड टू बी बर्न। वही लिखा है कि मालन्यूट्रिशन, बच्चे का मालन्यूट्रिशन स्टेटस जो है, तो फिर हाँ, स्टेटस द मदर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द, मतलब बच्चे का, माँ का मालन्यूट्रिशन स्टेटस वो ठीक नहीं है तो फिर बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा। वही चीज लिखा है, इफ द मालन्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर इज पुअर द चेंजेस ऑफ ऑफस्प्रिंग बी मालन्यूट्रिश आर हायर। वही लिखा है कि इफ द मालन्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द मदर इज पुअर द चेंजेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, वही लिखा है यदि कि एक मालन्यूट्रिशन स्टेटस बच्चे का, मालन्यूट्रिशन स्टेटस बच्चे का, न्यूट्रिशनल स्टेटस माँ का पुअर है, मतलब खराब है, ठीक से नहीं खा रहा है, तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे का भी प्रॉब्लम होगा, मालन्यूट्रिशन होने के लिए बहुत चांस है। बुझीपारछ? ये यदि माँ ठीक से खाइनी तो पिलाटा ऑब्वियसली ता देह खराब हो, पिलार मालन्यूट्रिशन कंडीशन हम से लिखा है मालन्यूट्रिशन रिजल्ट इन लो बर्थ वेट। वही लिखा है माँ का मालन्यूट्रिशन हुआ है तो फिर ऑफस्प्रिंग है उसका लो बर्थ वेट होगा, मतलब रेगुलर जो 250 होगा, मतलब आपका 2.5 kg होना चाहिए, उससे कम होगा, तो फिर बच्चे का प्रॉब्लम है। यही चीज आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इन्फेक्शियस पोर हाइजीनिक्स। ये भी बहुत, इन्फेक्शन एंड पोर हाइजीनिक, मतलब बच्चा हाइजीनिक मेंटेन नहीं रहेगा, मतलब घर से पूरा नीट एंड क्लीन घर पे नहीं रहेगा, मतलब गलीज, मतलब अच्छा, मतलब नीट, खाने में नीटनेस, रहने में नीटनेस, ये नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। वही चीज जनरली क्वासियर फॉलोज द अटैक ऑफ डायरिया, फ्रीक्वेंट लूज मोशन और अटैक ऑफ द मीजल्स। वही लिखा है कि देखो डायरिया कब होता है, जब आपका एटमोस्फेयर जिधर आप रह रहे हो हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते तब डायरिया होता है। तो वही बोला कि डायरिया से ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अर्बन स्लम पर्टिकुलर आर्टिफिशियल फीडिंग ऑफ कमर्शियल मिल्क
food is common, the mother may follow the unsound and unhygienic method of feeding. क्या लिखा है? अनसाउंड एंड अनहाइजीनिक मेथड ऑफ फीडिंग, मतलब बच्चा को जब खाने के लिए देते हैं, जैसे कि लेट से एक 3 महीने का 4 महीने का बच्चा है, आप कैसे आपका मदर का हाथ नीटनेस रखोगे, कैसे सैनिटाइज करके, बाकी आपको दिखे हो, आपको डॉक्टर बोलते हैं ना सारी चीज, तो ये सारी चीज आप मेंटेन, मतलब गांव में ऐसे कहाँ हो, गांव में अभी तो हो रहा है गांव में, लेकिन उसके और थोड़ा नीचे चले जाइए, ट्राइबल सेक्टर, जिधर अब मतलब कुछ भी लेट से आपको मतलब दिख रहा होगा, मतलब जिस एरिया में कुछ उनको खाने के लिए भी नहीं है, तो उधर वो ये सारी चीज मेंटेन कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर उधर मालन्यूट्रिशन का सिचुएशन आ सकता है, वही चीज लिखा है, ठीक है। तो ये तीनटा फैक्टर ହେଇଗଲା पिला जोटा कि तमरा मालन्यूट्रिशन रो प्रॉब्लम हो पारे। उसके बाद मेन चीज आ गया इग्नोरेंस, मतलब माँ को पता ही नहीं 6 महीना फीडिंग करना है, 6 महीना लैक्टेशन देना है, माँ को पता ही नहीं, माँ को पता ही नहीं कि हाइजीनिक मेंटेन करना है, माँ को पता ही नहीं कि 6 महीना हो गया उसके बाद बच्चों को सेकेंडरी कुछ खाने के लिए देना है, इसको मम्मी को पता ही नहीं, ये इग्नोरेंट है। तो फिर मदर को पता ही नहीं कि हर 2 घंटा 3 घंटे में बच्चों को खिलाना है, नहीं तो हम जैसे एक दिन में 2-3 बार खाते हैं, बच्चों को भी आप एक दिन में 3 बार खिलाओगे तो फिर बच्चे का कहाँ हेल्थ होगा, नहीं होगा ना। तो ये सारे चीज इग्नोरेंट के अंदर आता है, ये सारी चीज में लिखा हूं, आप इधर चाहो तो खुद लिख सकते हो, नहीं तो ये पढ़ के लिख सकते हो, ठीक है। इजी चीजें आपको समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, रॉन्ग चाइल्ड, मैं वही बोल रहा था, रॉन्ग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, मतलब बच्चों को कैसे खिलाना है वो आपको पता ही नहीं, ठीक है। उसको जैसे कि मैं बोला 6 मंथ तक आपका लैक्टेशन करना है, उसके बाद सेकेंडरी कुछ फीडिंग करना है, उसके बाद हाइजीनिक मेंटेन करना है, ये सारी चीजें इधर लिखा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया रॉन्ग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आ गया जेरप्थलम, ये सेकेंड क्वेश्चन आ गया। तो मैं सभी को बोल रहा हूं, अभी समझ में आया कि ना, आप खुद पूछिए खुद को कि सर मुझे आ गया क्वेश्चन, जब आ गया मैं अभी आपको थोड़ा समराइज कर रहा हूं, थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ के नहीं आ सकते। 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क का भी क्वेश्चन आया, मैं इसको करके आऊंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ चुका हूं, है कि नहीं। तो पीएम आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज पीएम, हम बोल दिए 0 to 6 मंथ 6 ईयर की ईयर में होता है, बाकी वगैरह वगैरह जो लिख दिए। उसके बाद हम बोलेंगे इसका क्लिनिकल पिक्चर, तो क्लिनिकल पिक्चर में गए, क्लिनिकल पिक्चर में बोल दिए कि बेसिकली ये 2 टाइप का होता है, ये भी बोल दिए, और दोनों एक साथ हुआ तो उसको मारास्मैकिंग क्वासिकर बोलते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको हुआ है आपका पीएम हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे तो फिर इसका बर्थ वेट कम आ रहा है, फैट बहुत कम है, मसल नहीं है, तो इस कंडीशन इसे आइडेंटिफाई, उसका कजेस क्या है ना, एक एक करके कजेस बोलेंगे। उसके बाद जो अभी मैं पढ़ के बताया, पहला हो गया पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी। उसके बाद हो गया आपका मैटरनल मालन्यूट्रिशन, उसके बाद आपका हो गया क्या है इंफेक्शन और पोर हाइजीनिक, उसके बाद हो गया आपका इग्नोरेंस, उसके बाद आपका हो गया रंग चाइल्ड फीडिंग। इजी इजी ना। तो ऐसे करके और 10 डिजीज है आपका बुक में, ऐसे करके और 10 डिजीज है जो कि आपको याद रखना है, बुझिपारछ। एमती जेमती हमें पीएम कवर करले, मालन्यूट्रिशन जोटा कवर करले, आ मारास्मस जावे क्वासिकर जोटा भी हमें कवर कर लेबे, ठीक अछि। ये एमिति आहुरी 10टा क्वेश्चन तम क्वेश्चन रे अछि, तम बही रे अछि, जेटा तम एग्जाम रे आसी पारे। तो जेमिति हमें पीएम कवर करले बा मारास्मस क्वासिकर कवर करले, एबे चलो देखिबा जे जेरप्थेलमिया क्या है। चलो अभी देखेंगे जेरप्थेलमिया क्या है, इसका नेचर क्या है, चलो देखेंगे। विटामिन ए डिफिशियंसी इज सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब पहला पॉइंट आपका आ गया जेरप्थेलमिया क्या हुआ, क्या है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में होता है। क्लियर हो गया बच्चे, ओके। जेरप्थेलमिया रेफर्स द आई मैनिफेस्टेशन, ठीक है, मैनिफेस्टेशन अराइजिंग ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, मतलब आपका आई में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ब्लाइंडनेस रिजल्टेड ड्यू टू जेरप्थेलमिया इज मेजर हेल्थ, मतलब जेरप्थेलमिया के लिए मतलब ब्लाइंड मतलब अंधापन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ऑल द विटामिन ए डेफिशिएंसी में बिकम apparent at all ages, the preschool child is the most frequent victim of these debilitating disorder। क्या debilitating disorder क्या लिखा है
कि हाँ विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए मतलब हर मतलब बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, बड़े लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, सभी को होता है, लेकिन बेसिकली प्री स्कूल चाइल्ड को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनका मतलब क्योंकि विटामिन डायरेक्ट किसका आंख के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अफेक्ट करता है ना, तो आंख ही एक बार खराब हो गया तो क्या करोगे, तो यही चीजें तो ज्यादा विक्टिम वही लोग ही होते। तो नेचर बुझीगला समस्ते नेचर बुझीगला एटा विटामिन ए डेफिशिएंसी लोग माने डिजीज आधारा लोक माने पिला माने अंध हो जाते, जोटा कि बहुत प्रॉब्लम। बुझीगला नेचर सरीगला, तो नेचर हो जाने के बाद उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है, नेचर तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आएगा व्हाट आर द साइन। उधर भी से हुआ था ना, उधर मतलब जो पहला क्वेश्चन था पीएम में, उधर भी हो गया था, इधर भी, तो इसका साइन सिस्टम क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। On the reading through this section, the eye changes the clinical feature, the common vitamin A। मतलब विटामिन ए में क्या होता है कि उसको नहीं दिखता है, तो यही चीज लिखा है जो, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, चलो देखेंगे। तो फिर हम बोलेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जेरोथोलिया, मतलब हाँ चलो तो फिर वही लिखा है कि कैसे हम मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होता है, चलो नीचे देखेंगे। चलो पहला चीज है इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या है, दिस साइन सिस्टम आर जनरलाइज पर्टेन टू चेंज इन द आई, मतलब आई में ये प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है चलो देखेंगे, ठीक है, ऐसे हाँ क्या प्रॉब्लम होता है चलो देखेंगे। क्या लिखा हूं, द फिगर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इन दिस फिगर यू कैन सी द वेरियस पार्ट ऑफ आई। हाँ इसमें दिख रहा है कि ये आपका हो गया लेंस हो गया, ये पीपल उसके ऊपर जो आपको दिखता है, ठीक है, ये हो गया कर्निया, इसके आइरिस, रेटिना पीछे रहता है, लेंस के पीछे आपका पीपल के पीछे रहता है, ये हो गया आपका जो नर्वस रहेगा, जो नर्व सिस्टम रहेगा, ये हो गया आई का पिक्चर। आप ऐसे गोल करके भी आप एक आई का ड्राइंग भी कर सकते हो आराम से, क्या है इसमें इतना ही तो थोड़ा ऐड करना है, ठीक है, आई का भी ड्राइंग आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या लिखा हूं, इट इज द कंजक्टिवा द ट्रांसपेरेंट मेंबर ऑफ कवर द कर्निया, द लाइन्स द इनसाइड द आईलिड, द कर्निया, द इंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्टी पोर्शन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द आई व्हिच इज मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बाय द डिफिशिएंसी। मतलब आपका ये जो इधर आ गया आपका कुछ पॉइंट आ गया, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। हाँ कुछ पॉइंट आ गया, पहला इसमें कंजक्टिवा, ये क्या है, एक थीन ट्रांसपेरेंट मेंबर दैट कवर द कर्निया। कर्निया किधर है आपका, ठीक है, आपका कर्निया किधर है, आपका कर्निया ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो है, ठीक है, ये इसको जो कवर करता है, लास्ट को जो हमारा जो बाहर दिखता है ना आई, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। इस ये बहुत इफेक्ट जो आपका जो जेरोथोलिया में इसका डिफेक्ट हो जाता है, इसको ऊपर बहुत इफेक्ट आता है, ये एक हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या है ना, कर्निया। कर्निया क्या है, द इंटीरियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आउटर मोस्ट, मतलब ये हो गया आपका कर्निया। देखिए ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला हो गया आपका कर्निया, ठीक है, ये वाला हो गया आपका कर्निया। तो फिर ये कर्निया और कंजक्टिविटा, ये दोनों वर्ड ही आपको याद रखना है, बाकी आपको इतना में डिटेली नहीं लिखना है, क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इतना डिटेल नहीं जाना है, आपको इतना लिखना है कि सर जेरोथोलिया में कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों को प्रॉब्लम होता है, दोनों इफेक्ट आता है दोनों के ऊपर। आपको ज्यादा और थोड़ा लिखना है कि व्हाट इज कंजक्टिवा, व्हाट इज कंजक्टिवा ना, एक थीन ट्रांसपेरेंट मेंबर है जो कि कर्निया के ऊपर है, हो गया। व्हाट इज कर्निया, कर्निया जो है जो कि आपका आउटर मोस्ट आई का आउटर मोस्ट लेयर, इतना ही लिखना है, ठीक है। उसका कजेस क्या है, अभी हो गया ना, उसमें जैसे कजेस मतलब कजेस में क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे पॉवर्टी पढ़े थे, रॉन्ग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस पढ़े थे, और पोर हाइजीनिंग पढ़े थे। इसका कजेस क्या है, जर्थ मिला है वही विटामिन ए, और क्या विटामिन ए डेफिशिएंसी जो होता है यही चीज लिखना है, विटामिन ए नहीं देते, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खिलाते, ये करते ये नहीं करते, तो यही चीज लिखना है। जैसे इज कॉमन फैमिलीज लो सोशियो इकोनॉमिक लिविंग इन द रूरल एरिया एंड अर्बन, वही सेम चीज लिखा है कि जो गांव में रहते हैं उनको सही ढंग से विटामिन ए नहीं मिल पाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम होता है। इन इंडिया दे आर मोर कॉमन द प्रॉपर पोरर सेक्शन, मतलब जो पोरर सेक्शन मतलब जो गरीबी है, तो गरीब लोगों को उनको ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो वही चीज लिखा है था वेरिएट, वो मतलब ओनली मतलब वही लिखा है कि ओनली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ध्यान देता है और बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए ये वाला प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि मेन कजेस क्या क्या, पहला इसमें भी आ गया मैटरनल मालन्यूट्रिशन,
इसमें भी आ गया आपका मैटरनल malnutrition, ये भी आपको मालूम है, अभी पढ़ा गया है ना। उसके बाद आ गया आपका डेफिशिएंसी इन एगोड विटामिन, मतलब आप सही ढंग से विटामिन नहीं खा रहे हो, ये भी प्रॉब्लम हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आपका आ गया इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन है, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, मतलब आपका आंख में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो गया आपका, अभी मैं पीएम भी कवर कर दिया और जरथमुल्मिया कवर कर, मैं आशा करता हूं दोनों डिजीज एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आराम से लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आ गया कि एक नया डिजीज, 3 डिजीज इधर है, आरबी फ्लावोनेसिस, बेरी रिकेट्स, ये तीनों डिजीज को आपको भी ध्यान से अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप आराम से उसको याद रख लेना। ये चीज सेम प्रोसेस में आपको जाना है, एग्जाम में आया तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, राइबोफ्लाविन और विटामिन बी2 डेफिशिएंसी रेफर्ड एज द आरबी फ्लावोनेसिस, हो गया, ये एक पॉइंट आपको लिखना है। जैसे कि जेरथुलिन आ गया तो आपको ये अच्छी से लिखना है, विटामिन ए के डेफिशिएंसी में डिजीज होता है, ऐसे करके आरबी फ्लावोनेसिस में लिखना है कि विटामिन बी2 के डेफिशिएंसी बा उसको साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन, ठीक है, राइबोफ्लाविन के डेफिशिएंसी में ये आरबी फ्लावोनेसिस डिजीज होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑकर ड्यूरिंग द रिड्यूस इनटेक ऑफ राइबोफ्लाविन, वही लिखा है कि आपके खाने में आप राइबोफ्लाविन जो आपका रहेगा, ठीक है, और ठीक से नहीं खाओगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है ना, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट खाना है, तो यही चीज लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका राइबोफ्लाविन। इसका कजेस भी लिखना है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, उसका आपका डाइट में सही नहीं है, ये नहीं है, सही नहीं है, मीट कंज्यूम नहीं करते हो, और वो करते हो तो कभी कभी करते हो, सारी चीज में लिखा हूं, ये वाला पॉइंट आप उसका, ये वाला पॉइंट आपको डालना है, ठीक है। ये हो गया आपका कजेस। उसके बाद आपको क्या है, ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट खाना है, और तो यही है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। पेशेंट को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट खिला सकते हैं, यही है कि उसका ये हो गया आपका क्या ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन वही है, रेगुलर बेसिस में मीट खिलाया हो बच्चों को, पूरा सेक्शन है मिल्क आप खा सकते हो रेगुलर बेसिस में, नहीं तो फिर आप जैसे कि मीट वगैरह जो है, चिकन जो भी मीट वगैरह, वो एटलीस्ट 10 दिन में या 1 हफ्ते में एक बार वो खाने से ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया इसका प्रिवेंशन। तो सारे चीज हम लिख लिए ना, तो ये वाला पॉइंट आपको कजेस याद रखना है, उसका सोल्यूशन ट्रीटमेंट याद रखना है, उसका प्रिवेंशन याद रखना है, और व्हाट इज राइबोफ्लाविन कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी में होता है ये याद रखना है, तो आपका काम बन गया, ठीक है। उसके बाद चलो जाएंगे हम किधर, कि बेरी में जाएंगे। यस, देखो कितना इजी है, याद रखना है। अभी मैं कितना थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इजी चीज। उसके बाद बेरी, चलो बेरी क्या याद रखना है, उधर B2 याद रखा था, इसमें B1 याद रख लीजिए, विटामिन B1 और थायामिन के डेफिशिएंसी में बेरी डिजीज होता है। ये बेसिकली 2 टाइप का है, इसको ऐसे टेंशन हो रहा है तो आप ऐसे याद रखिए, विटामिन B1 और थायामिन के डेफिशिएंसी में बेरी डिजीज होता है। इसका क्लिनिकल पिक्चर में हम लिखेंगे, ये बेसिकली 2 टाइप का है, एक वेट बेरी है, एक ड्राई बेरी है, इतना ही लिखिए। आपको टेंशन हो रहा है तो इतना लिखिए सर, बेसिकली 2 टाइप का है। पहले हो गया आपका क्यों, कैसे होता है ना, विटामिन B1 और थायामिन। उसके बाद क्लिनिकल पिक्चर में क्या लिखना है, बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक वेट बेरी, एक ड्राई बेरी, ऐसे लिखिए। आपको टेंशन हो रहा है तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है, एक हो गया वेट बेरी, एक दूसरा हो गया ड्राई बेरी, ठीक है। ये हो गया, आपको इतना ही लिखिए, छोड़ दीजिए, हो गया काम आपका, इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और आप लिख सकते हो कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो हार्ट फेलर भी हो सकता है, ये कुछ मैं पॉइंट लिखा हूं, आप भी एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर कजेस, इसका कजेस क्या है, वही कजेस आपको लिखना है कि आप ज्यादा थायमिन आपके डाइट में सेम, सभी में सेम है। कजेस आप नहीं खा रहे हो तो फिर कैसे होगा, वही पहला पॉइंट वही है, सभी में है, नहीं खा रहे हो तो नहीं हो रहा। उसके बाद हाईली पॉलिश, ये 2-3 चीज, 2-3 लाइन ज्यादा ऐड करना है कि आप हाईली पॉलिश्ड राइस खाओगे, मतलब ज्यादा पॉलिश्ड वाला पूरा, मुझे व्हाइट वाला राइस। गांव में एक्चुअली बेरी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि गांव में पूरा खेती से लाते हैं चावल, डायरेक्ट उसको पका के खाते हैं, तो नो टेंशन। लेकिन बाहर के एरिया में क्या हाईली पॉलिश, मुझे पूरा पतला चावल होना, मुझे पूरा व्हाइट चावल होना, तो ऐसे कंडीशन में बेरी डिजीज दिखा जाता है। तो ये सारी चीजें लिखा है, ठीक है। ओके, उसके बाद कजेस हो गया।
उसके उसके बाद क्या आएगा सर, ट्रीटमेंट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रिवेंशन आएगा। सेम चीज है, ट्रीटमेंट में क्या है ना, हम क्या कर सकते हैं, उसको थायमिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, विटामिन B1 थायमिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, ये हो गया। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते, प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं सर, प्रिवेंशन के हाईली पॉलिश चावल नहीं खाएंगे, फिर हाईली पॉलिश चावल नहीं खाएंगे, ये, और थायमिन कहते हैं जिसमें ज्यादा थायमिन है वो सारी चीज हम खाएंगे, तो यही सारी चीज ये हो गया प्रिवेंशन में। बुझी वाला पहला कहते इजी हो गया, उसके बाद रिकेट्स, रिकेट्स भी आ गया वही। सभी में याद रखना है कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी में रिकेट्स होता है ना सर, विटामिन D के डिफिशियंसी में होता है ये रिकेट्स, और इसको मतलब छोटे बच्चे में होता है तो उसको रिकेट्स बोला जाता है, और बड़े लोगों में होता है उसको ऑस्टियोमालासिया भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। छोटा बच्चे को हुआ तो उसको रिकेट्स बोलेंगे, और बड़ा बच्चे को, बड़े लोगों को हुआ तो उनको ऑस्टियोमालासिया कहेंगे, ये हो गया। और विटामिन D की डेफिशिएंसी में होता है, और आपको मालूम है विटामिन D किधर भी नहीं मिलता है, ओनली सनलाइट से मिलता है। तो फिर वो बच्चों को आप घर में बिठा कर रखोगे, बाहर मतलब आपको जैसे मालूम है गांव में क्या करते हैं, छोटा 2 महीना 3 महीना 5 महीना बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा सनलाइट में लाके ऑयल लगा के मसाज करते हैं, आप देखे होंगे मम्मियां करते हैं, इसलिए कर देंगे उसके ऊपर सनलाइट आना चाहिए, क्योंकि सनलाइट आएगा तो विटामिन D आएगा, विटामिन D आएगा तो उसका बोन वगैरह स्ट्रांग होगा, रिकेट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज है आपको याद रखना है। एक्चुअली ये हो गया आपका रिकेट्स क्या है, आप लिख लिए, ठीक है। देखो ऐसे पैर हो जाता है, फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कजेस क्या है ना, विटामिन D एक फैट सेल्युबल विटामिन है, मैं आपको ऑलरेडी पहले से बताया, ये सनलाइट से मिलता है, आप उसको सनलाइट के साथ एक्सपोज नहीं करोगे बच्चों को तो इस वाला प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फिर आपका रिकेट्स वही क्लिनिकल पिक्चर क्या है, बोन बोन बहुत फ्लावी हो जाता है, मतलब बच्चे मतलब बोन में इतना जान नहीं रहता, ठीक है, ये सारी चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका आ गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वही है सनलाइट के, क्या लिखा है, विटामिन D आए इनएक्टिव, मतलब आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि सनलाइट के साथ आपको थोड़ा एक्सपोज करना है। सेवरल प्रिपरेशन विटामिन D आर अवेलेबल, टैबलेट भी मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, सनलाइट के साथ बच्चे को ज्यादा एक्सपोज करना है। ठीक है, बोला कि सेवरल प्रिपरेशन ऑफ विटामिन D आर अवेलेबल, वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो ना। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन वही है रेगुलर मील की ये वगैरह सारी चीज खाने के लिए, और सफिशिएंट सनलाइट के एक्सपोज में आना है। क्या लिखा है, एडिक्वेट एक्सपोजर टू द सनलाइट इन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 4 6 डिजीज कवर हो गया। उसके बाद आपका आ गया नया क्वेश्चन 17 नंबर कि स्टेट द बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैलेंज फेस्ड बाय द मिड डे मील। जो प्रोग्राम हुआ था स्कूल में अभी भी चल रहा है ना, तो अभी भी चल रहा है, उसको मिड डे मील वो भी अभी भी बोला जाता है। तो जो भी है, तो जब पहले स्टार्ट हुआ उसमें क्या क्या सर्विस मिला और क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि पहला ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट द मासिव नून मील प्रोग्राम और मिड डे मील प्रोग्राम, ये 1962-63 में हुआ। इतना लिखिए, ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना है। और उसमें क्या हम क्यों इसको क्यों मिड डे मील, मतलब ये इंपोर्टेंट एरिया के अंदर काम करेगा हम सोचे थे। मतलब ये जब स्टार्ट हुआ स्कूल का अटेंडेंस ठीक होगा, क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे चलो खाने के लिए मिल ले, चलो चलो चलो, रिड्यूस ड्रॉपआउट कम होगा, और बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कूल में दिया जा रहा है तो सब कुछ सोच के दिया जा रहा होगा ना, ये सोच के, ये एक्चुअली मेन उसका फैक्टर था। इतना लिख लिया ना, आपका काम हो गया। और उसके बाद इसका क्या प्रॉब्लम था, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या लिखे, चैलेंजेस फेस्ड ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ ना। पहला इसमें पहला जो डार्क किया हूं उसको ध्यान दीजिए, बाकी इतना ध्यान मत दीजिए। देखो तो फिर इन सब क्या लिखा है, वेस्टेज, यस ऑब्वियसली वेस्टेज रहेगा, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इतना उसका मैनेजमेंट ही नहीं रहा, वेस्टेज हुआ। इनसफिशिएंट एंड डिलेड रिसीव्ड ऑफ द फंड इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द टीचर। टीचर के पास अभी पहला तो पैसा सही ढंग से नहीं आया कि ये पैसा लो इसको मिड डे मील में लगाओ, उसके बाद पढ़ाना भी है, ये भी देखना है, लोड भी आ गया, तो ये एक टेंशन हो गया। और जो ड्राई राशन तो वो आपका मतलब वो रख लिए स्टोरेज करने के लिए सही जगह नहीं है, तो फिर लैक ऑफ सेफ्टी प्रोविजन, अनहाइजीन कंडीशन, ये सारा प्रॉब्लम हो गया मिड डे मील में, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लिख सकते हो।
देखो कितना इजी कर दिया। जो भी क्वेश्चन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज स्टूडेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ ना सर, ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे मिड डे मील चालू हुआ, किसके लिए चालू हुआ, उसका प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं आराम से इतना लिख सकता हूँ और एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकता हूँ। ठीक है, ऐसे प्लानिंग करके आपको लिखना पड़ेगा, जितना प्लान करोगे उतना अच्छा मार्क मिलेगा आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारा देश में क्या क्या, ठीक है, क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम सब चलता है, चलो देखेंगे। तो पहला चीज है, हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ हमें मालूम है कि हर जगह में पूरा न्यूट्रिशन, देखो अभी आपको मालूम नहीं, ऐसे क्वेश्चन में आएगा एमुनरेट इंपोर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑपरेशनल इन द कंट्री। हमारा देश में कौन सा हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है, आप लिखिए। आपको मैं इधर तो 10 15 20 हेल्थ प्रोग्राम लिखा हूं, आप इसके अंदर 4 5 लिख लीजिए, सिर्फ नाम लिखना है, ठीक है। और किस लिए ये चालू किया गया वो थोड़ा चिपका दीजिए, मतलब लिख लीजिए ये बात। इसलिए चालू किया गया क्योंकि हर सेक्टर में, जैसे कि पोरर सेक्शन, जैसे कि ट्राइबल सेक्टर, उधर कम हेल्थ के लिए इतना अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पहला चीज है अवेयरनेस चालू करने के लिए, और उसके साथ बच्चों को सही ढंग से न्यूट्रिशनल मिले, इसलिए ये सब प्रोग्राम चालू किया गया था। उसमें से कुछ इंपोर्टेंट में नीचे लिखा हूं, एक है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्राइटनेस एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी, नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये सारा चीज आपको लिख लेना है, समझ में है ना। क्वेश्चन को ऐसे प्लान करके लिखिए, आपका अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ढंग से सही ढंग से पूरा प्लानिंग करके सच धस के लिखिए। हाँ, सभी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम क्वेश्चन में कैसे एग्जाम देना है तो मैं ऑलरेडी बताया था। पहले तो मार्जिन, आपका रोलिंग वाला पेपर मिलेगा शायद, एक मार्जिन डाल दीजिए और अच्छी से क्वेश्चन लिखिए और स्टार्ट कीजिए अच्छी से, पूरा पॉइंट वाइज करके लिखिए, तो अच्छा लुकिंग करोगे तो आपका अच्छा मार्क आएगा। DC2 में 96, मतलब 100 से 96 बच्चा भी रखे, हमारे स्टूडेंट रखे, तो आप भी रख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रिकॉग्नाइज द सिम्टम ऑफ इलनेस ऑफ माइल्ड एंड सीवियर ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे को जो तबीयत खराब हुआ है वो माइल्ड है या सीवियर है, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो इजीली आप कर सकते, कैसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, तो फिर आपको कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो फिर पता चलेगा कि बच्चे को माइल्ड हुआ है या सीवियर हुआ है, इलनेस हम चलेगा। When the child gets sick, they look helpless and vulnerable. They may not complain, but come to withdraw and quiet. Withdraw and quiet. A child who should be playing with ऑफ द कर्नर द बिकम द इनडिफरेंट। वही लिखा है कि बच्चा जैसे कि वो कंप्लेन नहीं, उसका तबीयत खराब होगा, वो चुपचाप वो खेल रहा था आगे बैठ जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। तो ये सब आपको समझना है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो फिर हम उसको हेल्प कर सकते। ये वाला पहला पॉइंट हो गया, ये हम ऐसे पता चलेगा कि बच्चे का कुछ, वो अच्छा खेल रहा था अभी क्यों नहीं खेल रहा, तो कुछ तो उसको प्रॉब्लम हुआ है ना। तो यही चीज है। तो चलो, The following are the symptoms of the mild and moderate. जो मीडियम का कुछ इश्यू हुआ है, तो पहला है when the child become inactive, does not play, मतलब बच्चा इनएक्टिव हो गया, कुछ खेल नहीं रहा है, तो फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। When the child tired all the time, मतलब ज्यादा थका हुआ लग रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। When the child cries, ऐसे बहुत टेंशन हो रहा है, रो रहा है, तो ये वाला भी कंडीशन होगा। वो खाने के लिए भी उसको मन नहीं हो रहा, वॉमिटिंग हो रहा है, उसको कोल्ड हो रहा है, उसको इधर उधर पेन हो रहा है, उसका स्किन रैश हो रहा है, उसका सोइलिंग इधर उधर हुआ है, तो ये सारे चीज हो गया आपका कौन सा मॉडरेट लेवल का इलनेस हुआ है। बोलिए आप ये वाला पॉइंट 10 पॉइंट या 5 पॉइंट आप क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, मार्क के हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, तो यही चीज है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द जनरल रूल ऑफ केयरिंग सिक चाइल्ड। एक बच्चे का तबियत खराब है, उसको आप कैसे केयर करोगे, उसके लिए आपको पहला पॉइंट लिखा है, व्हेनेवर व्हाटएवर द child's lines, you must first care of the child's comfortable, try to reduce the child distress, make her rest. The general वही लिखा है कि बच्चों को जब प्रॉब्लम होता है उसको पहले कंफर्टेबल करना, उसको कैसे कंफर्ट लगता है वही काम कीजिए, उसको टेंशन फ्री कर लीजिए। उसके बाद उसके लिए क्या करना है मैं नीचे लिखा हूं, आप देखिए। ठीक है, पहला पॉइंट है नेवर लीव द चाइल्ड एलोन इन द रूम। बच्चों को, उसका तबियत खराब है ना, उसको घर में अकेला मत छोड़िए, पहला चीज है। टेल हर मदर और ओल्डर सिबलिंग टू स्टे विद द चाइल्ड एंड टॉक टू हर इफ द चाइल्ड डू नॉट सिक। वही लिखा है कि बच्चा ज्यादा
बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उसका भाई को बहन को जिसको बोलो उसके साथ खेलने के लिए, तो फिर बच्चा थोड़ा ज्यादा रिकवर होगा। उसको अकेला मत छोड़िए, नहीं तो उसके पास बैठे रहने के लिए बोलिए, ठीक है। सी द रूम इज वेल वेंटिलेटेड, देयर मस्ट बी एनी ड्रॉट बट सेम द टाइम देयर मस्ट बी फ्रेश एयर। क्या लिखा है? वही लिखा है कि रूम को अच्छा फ्रेश एयर आ रहा है कि नहीं, अच्छा वेंटिलेटर हो रहा है कि नहीं, सारी चीज आपको ध्यान दीजिए। वो जो क्लॉथ पहना है, जो बेड पे सोया है, वो सारी चीज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ, जैसे ज्यादा पानी पिएगा तो फिर ऐसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसको रूम पे ज्यादा गंदा स्मेल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला 5 पॉइंट जो है ना, एक बच्चे को अच्छी से, एक तबियत खराब हुआ बच्चे को अच्छी से केयर लेने के लिए 5 पॉइंट है, ठीक है। हो गया ना, मैं बोल दिया ना, क्लियर हो गया ना आपका क्वेश्चन। तो ये है जनरल रूल, एक बच्चे का केयर कैसे लेंगे, ठीक है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, और 20 क्वेश्चन है आराम से हम कवर कर। और सिर्फ मैं बोल रहा हूं अभी, और अभी तक कितना हो गया आपका? 2.5 घंटा हो गया है कि नहीं? अभी तक आपका 2.5 घंटा हो गया, लेकिन मैं 100% इतना आश्योर करता हूँ और 1 घंटे में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, मतलब 3.5 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक 2.5 घंटा हुआ ना, और 1 घंटे में आपका लॉन्ग क्वेश्चन और 20 लॉन्ग क्वेश्चन और 150 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये आपको गारंटी देता हूं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम में 96 मार्क लाना है, 96 मार्क लाना है, तो इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, आप भी इसको पढ़ के रेडी करना है। DC1 का आपको मिल चुका है, अभी DC2 का ये वाला कवर हो गया। आप ये वीडियो देख रहे हो तो DC3 भी तुरंत मिल जाएगा आपको 2-3 दिन में, ठीक है। चलो आगे। हा। चलो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना है कि डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन न्यूट्रिशन इन्फेक्शन गिविंग एग्जांपल, मतलब न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन में क्या रिलेशन है हम देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो देखेंगे।